हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट खुशबू जहांगीर और स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वकील करो पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूसीसी भी कहते हैं और इसे हिंदी में हम समान नागरिक संहिता कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक यूनिफॉर्म लॉ लाना फॉर एवरी सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लाना। जैसे कि आप यहाँ पर नाम से ही समझ सकते हैं कि नागरिक मतलब सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लेकर के आना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाता है। अभी करेंटली हमारे इंडिया में जो है 3 तरीके के लॉस हैं। सबसे पहला है क्रिमिनल लॉ, सेकंड सिविल लॉ, थर्ड है पर्सनल लॉस। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इस क्रिमिनल लॉस की। तो हमारे इंडिया में हिंदुओं के लिए अलग क्रिमिनल लॉ नहीं है, मुस्लिम के लिए अलग क्रिमिनल लॉ नहीं है। यहाँ पर सभी के लिए जो है एक समान कानून है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक्स कोई पर्सन है और ये वाई कोई पर्सन है, ये है हिंदू और ये है मुस्लिम। यदि कोई हिंदू किसी का मर्डर करता है तो उसे आईपीसी के सेक्शन 302 के अंतर्गत जो है पनिशमेंट दी जाती है। सेम उसी प्रकार से यदि कोई मुस्लिम किसी का मर्डर करता है तो उसे भी आईपीसी के सेक्शन 302 के अंतर्गत जो है पनिशमेंट मिलती है। तो इस प्रकार से क्रिमिनल लॉ हमारे इंडिया में सभी लोगों के लिए यानी कि हिंदुओं पर और मुस्लिम पर जो है समान रूप से एप्लीकेबल होता है और सभी के लिए जो है एक ही लॉ है। सेकेंड में बात करूं सिविल लॉ की, तो यहाँ पर जो है सिविल लॉ भी इंडिया में हिंदुओं के लिए और मुस्लिम के लिए जो है वो सेम है। यहाँ से आप एक बार सीपीसी कट कर देना देख के, क्योंकि ये सीपीसी जो है ये सिविल लॉ है, तो ये सिविल लॉ भी जो है वो सेम है। अब यदि मैं बात करूँ किसी हिंदू को कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वहां पर प्रोविजंस फॉलो होंगे। उसी प्रकार से मुस्लिम की बात करूं तो यदि मुस्लिम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो उस पर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस फॉलो होंगे। तो इस प्रकार से क्रिमिनल लॉ और जो सिविल लॉ है वो हर एक धर्म के लोगों के लिए समान रूप से एप्लीकेबल है। लेकिन जब मैं बात करूं इस पर्सनल लॉ की, तो यहाँ पर हिंदुओं के लिए अलग पर्सनल लॉ है और जो है मुस्लिम के लिए अलग पर्सनल लॉ है। तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मकसद है वो यही है कि इस पर्सनल लॉ के अंतर्गत जो है सभी हिंदुओं के लिए और मुस्लिमों के लिए मिला करके एक कानून लाना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत जो है बात कही गई है और इसका मतलब यही है। अब यदि करंट की सिचुएशन में कहूँ तो यहाँ पर इंडिया में पर्सनल लॉ हिंदुओं के लिए अलग है और मुस्लिम के लिए अलग है। यदि कोई हिंदू शादी करना चाहता है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करता है। मुस्लिम शादी करना चाहता है तो यहाँ पर मुस्लिम के लिए अलग लॉ बना हुआ है। उसी प्रकार से हिंदू डिवोर्स करता है तो डिवोर्स के लिए ये कानून है, मुस्लिम के लिए डिवोर्स का अलग कानून है। तो इन सभी ये जो अलग अलग कानून है इन सभी को मिला करके एक कानून बनाना ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत आता है। सभी लोगों के लिए समान कानून बनाना। अब हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए क्या हमारे पास्ट में, क्या हमारी हिस्ट्री में कभी कोशिश करी गई थी। तो सबसे पहली बार जो कोशिश करी गई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1954 और 55 के बीच में जो है कोशिश करी गई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। उस वक्त जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे, लेकिन उस वक्त की जो सिचुएशन ऐसी थी कि इस हिंदू कोड बिल का इतना ज्यादा विरोध हुआ था कि इस हिंदू कोड बिल को जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। जो 4 पार्ट थे वो ये थे। पहला हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। तो इस तरीके से जो पहली बार था, पहली ये सिचुएशन थी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात कही तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम वो जो है फेल हो चुके थे। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इंडिया में एप्लीकेबल नहीं हो पाया था, लाया नहीं जा सका था। इसके बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार इस केस में यानी कि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम के केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात कही थी। अब इस केस में हुआ ये था कि जो शाह बानो बेगम थी जिनकी उम्र 60 साल थी, वो एमपी की रहने वाली थी। उनको 60 साल की उम्र में उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने जो है वो ट्रिपल तलाक दे दिया था। उस वक्त शाह बानो बेगम के जो 5 बच्चे थे वो उन्हीं के साथ में थे और शाह बानो बेगम ने ये डिमांड करी
कि जो है मोहम्मद अहमद खान उन्हें जो है मंथली मेंटेनेंस दे, तो जिसके लिए शाहबानो बेगम ने पिटीशन दायर करी, जिसके बाद में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आया था उसमें यही कहा गया था कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग जो मेंटेनेंस की बात कही गई है उसके अंतर्गत मोहम्मद अहमद खान को लायबल माना गया शाहबानो बेगम को मेंटेनेंस देने के लिए। लेकिन उस वक्त हुआ ये कि जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड थे, जो मुस्लिम बोर्ड थे, उसने उन लोगों ने जो है इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का जो है बहुत ज्यादा विरोध किया, जिसके बाद में उस वक्त राजीव गांधी की सरकार ने एक एक्ट लेकर के आए जिसका नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। अब इस एक्ट में ये बात लिखी हुई थी कि जब मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो मुस्लिम व्यक्ति जो है लायबल नहीं होगा अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए, जिसकी वजह से हुआ ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था शाहबानो बेगम में कि सेक्शन 125 के अंतर्गत अहमद खान को लायबल माना मेंटेनेंस देने के लिए, ये जो डिसीजन था ये पूरा पलट दिया गया और जो मोहम्मद अहमद खान को लायबल नहीं माना गया मेंटेनेंस देने के लिए। तो इस तरीके से ये पहली बार था जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंडिया को जो है बहुत ज्यादा जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी यदि ऑपोजिट यदि मैं बात करूं कि जब कोई हिंदू मुस्लिम, क्योंकि इसकी जब ऑपोजिट में बात करूं किसी हिंदू महिला की, तो हिंदू महिला को जो है यदि डिवोर्स ले लेती है अपने पति से तो वो अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए लायबल होती है। तो इस तरीके से इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार ये कहा कि जो करंट सिचुएशन है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो यदि मैं अदर रिलीजन की बात करूं, जैसे कि यदि यहाँ पर हिंदू महिला की सिचुएशन की बात करूं तो हिंदू महिला को जो है पूरे राइट मिले हुए हैं डिवोर्स के बाद में अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए। लेकिन उस दूसरी तरफ यदि बात करें मुस्लिमों की, तो मुस्लिम महिलाओं को यहाँ पर कुछ भी अधिकार नहीं दिए थे। तो इस तरीके से सबसे पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात कही और यहाँ पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की कोशिश करी, लेकिन वो यहाँ पर जो है फेल हो चुके थे। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पर करंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है। तो इंडिया में सिर्फ एक ही कंट्री है जो है गोवा, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यहाँ पर जो है पोर्चुगल सिविल कोड 1867 एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो कोड है ये भी पूरी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी नहीं है, क्योंकि इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए हुए हैं जो रिलीजन के बेस पर जो है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते हैं, यहाँ पर अलग अलग है। यदि आपको पोर्चुगल सिविल कोड के बारे में पूरा पढ़ना है या पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, तो मैं ये वीडियो अलग से लेकर के आऊंगी। अभी सिर्फ मैंने ये बताया है कि करंट में एक ही ऐसी स्टेट है जिसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एप्लीकेबल है। अब समझते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी से रिलेटेड क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और हिंदी में हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसके आर्टिकल 44 के अंतर्गत जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। इसके अंदर भी यही कहा गया है कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें यही कहा गया है कि जो फ्यूचर में राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर ले, ये डिसाइड कर ले कि ये सही टाइम है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का, तो वो फ्यूचर में जो है लॉ ला करके इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला सकती हैं। जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तब यही बात कही थी कि ये जो करंट सिचुएशन नहीं है, ये सही टाइम नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का। इसीलिए जो यूसीसी का जो प्रोविजंस किया गया वो डायरेक्ट डीपीएसपी में किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में किया गया कि फ्यूचर में यदि ऐसी नीड होगी, फ्यूचर में जब राज्य सरकारों को ऐसा लगेगा कि ये सही समय है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिस्कस करते हैं कि व्हाई इज यूनिफॉर्म सिविल कोड नॉट इम्प्लीमेंटेड येट, यानी कि अभी तक जो है यूसीसी को इंडिया में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोशिश तो जरूर करी गई लेकिन अभी तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन यदि आप अभी पिछले कुछ महीनों की न्यूज उठा करके देखेंगे तो वहां पर ये कहा गया कि जो जैसे उत्तर प्रदेश की या फिर उत्तराखंड की सरकारों की मैं बात करूं
तो वो सरकारें भी यही कह रही हैं कि अब ये जो सही समय है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का, तो अभी भी जो है इस पर चर्चा बनी हुई है कि इसे लेकर के आया जाए, लेकिन अभी तक नहीं लेकर के आया गया। इसके कारण जो है, इसका जो मेन रीजन है वो यही है कि यहाँ पर जो है कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन ये हो रहा है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट के जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, उसमें यही बात कही हुई है कि भारत में रहने वाले हर एक नागरिक जो है वो फ्री है हर किसी कोई से भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। लेकिन जब हम बात करें इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो उसमें ये कहा गया है कि सभी धर्मों को मिलाकर के एक कानून बनाना। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है वो यही हो रहा है कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपको जो है पूरी फ्रीडम दी गई है, आपको ये पूरा पूरा राइट है कि आप कोई से भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, आप कोई से भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे, उन सब से क्या होगा कि सभी धर्मों को मिलाकर के एक कानून बन जाएगा। तो एक तरफ तो आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो और एक तरफ आप फ्रीडम देते हो। इसीलिए जो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन बना हुआ है डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट में कि इसे मतलब लेकर के आए, कैसे लेकर के आए, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। अब इससे रिलेटेड एक केस था 1980 में, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में यही मुद्दा आया था कि जो किस चीज को बड़ा माने, कि मतलब डीपीएसपी को ज्यादा बड़ा माने या फिर फंडामेंटल राइट को ज्यादा बड़ा माने, कि दोनों में से जो है, यदि मान लो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट जब दोनों में जो कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो किसको जो है हम किसके प्रोविजंस को फॉलो करें। तो इस केस में यही कहा गया कि ना तो डीपीएसपी बड़ा है ना ही फंडामेंटल राइट बड़ा है, इन दोनों में जो है अपन को रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो अब देखना यही है कि राज्य सरकारें इस डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट में कैसे रिलेशन मेंटेन करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को फ्यूचर में लेकर के आती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जब भी बात कही गई, इंडिया में बहुत सारे जो विरोध किए गए, जो विरोध किए गए वो क्यों किए गए और किसने किए। तो सबसे पहली बात बता दूं कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा विरोध किए गए अभी तक वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ही किए, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और मुस्लिम लोग ये सोचते हैं कि जब इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो उन सभी पर ऐसा हो जाएगा कि हिंदू लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर उनको कुछ भी फ्रीडम नहीं मिलेगी कि वो अपने मुस्लिम जो है लॉ को वो फॉलो कर सके। उन पर ऐसा हो जाएगा कि एक दबाव बना रहेगा, एक दबाव आ जाएगा बेसिकली कि हिंदू लॉ को वो फॉलो करें। इसके साथ ही मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ये भी मानना है कि वो जो शरीयत के अनुसार कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जो उनकी शरीयत में लिखा हुआ है कि वो 3 शादियां कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जो है अपनी जब वाइफ को जब वो डिवोर्स दे देंगे तो वो मेंटेनेंस उनको डिवोर्स के बाद में देना अभी नहीं पड़ता है, तो वो अभी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तब उन्हें मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा अपनी वाइफ को। उसी तरीके से प्रॉपर्टी में अभी जो है महिलाओं का कोई भी अधिकार नहीं है मुस्लिम में, तो जब यूसीसी आ जाएगा तो उन्हें जो है अपनी प्रॉपर्टी में से बंटवारा भी देना पड़ेगा। तो इसी के कारण ये जो इतने मेन पॉइंट्स है, इन्हीं के कारण जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का हर बार विरोध करती है, इसके यही कारण है। नेक्स्ट अपन समझते हैं कि यूसीसी के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है ये है कि पार्लियामेंट वर्क विल रिड्यूस। ये कैसे होगा कि अभी की जो करंट सिचुएशन है उसके अंतर्गत यदि हिंदू के कुछ लॉस में अमेंडमेंट करना होता है, कुछ फेरबदल करना होता है, तो पार्लियामेंट को हिंदू के लॉ में करना पड़ता है। इसी तरीके से मुस्लिम में यदि उनको कुछ अमेंडमेंट करना होता है तो यहाँ पर अलग लॉ के अंदर करना पड़ता है। तो ये जो पार्लियामेंट का जो वर्क है ये अभी थोड़ा सा बटा हुआ है, थोड़ा ज्यादा है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, जब दोनों को मिलकर के एक कानून बनेगा हिंदू और मुस्लिम के लिए, तो जब भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा वो एक में ही अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर अलग अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, यहाँ पर अलग तरीके से अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, तो ये सब कुछ मिलकर के एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो पार्लियामेंट का वर्क है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सेकेंड यहाँ पर जो बेनिफिट रहेगा वो ये रहेगा कि वुमेन एम्पावरमेंट। अभी करंट में यदि मैं बात करूं तो जो हिंदू में जो महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं हैं, उनको बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, जैसे कि जब अपने पति से वो तलाक लेती हैं तो उन्हें जो है मेंटेनेंस का राइट मिला हुआ है।
चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड वुमेन हो, उन्हें अपनी पापा की अपने ससुर की जो संपत्ति है उनमें जो है हिस्सा लेने का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है। तो इस तरीके से हिंदुओं की मैं बात करूं तो यहाँ पर थोड़ी सिचुएशंस, थोड़े राइट्स जो है वो एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। लेकिन वही मैं बात करूं कि मुस्लिम वुमेन्स को, तो मुस्लिम वुमेन्स को राइट्स नहीं मिले हुए हैं। तो जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में आ जाएगा तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बढ़ जाएगा और महिलाओं की स्थिति जो है वो थोड़ी सी और बेहतर हो पाएगी फ्यूचर में। अब समझते हैं हम थर्ड बेनिफिट को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रूली सेक्युलर कंट्री। यदि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो इंडिया विल बिकम अ ट्रूली सेक्युलर कंट्री। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि इंडिया जो अभी सेक्युलर कंट्री नहीं है, इंडिया सेक्युलर कंट्री है, लेकिन एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो इंडिया विल बिकम अ ट्रूली सेक्युलर कंट्री। अब यहाँ पर सेक्युलर का मतलब ये है कि जो कंट्री अपने देश के लोगों को जो है, कोई भी अपने देश के लोगों में कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, सभी लोगों को जो है समान रूप से मानती है, वो कहलाता है सेक्युलर। तो अभी जो है ट्रूली सेक्युलर नहीं है, क्योंकि अभी जब मैं बात करूं हिंदुओं के लिए अलग लॉ बने हुए हैं, मुस्लिमों के लिए अलग लॉ बने हुए हैं, तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है उस वजह से ये ट्रूली नहीं है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा इंडिया में तो इंडिया विल बिकम अ ट्रूली सेक्युलर कंट्री। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और ये जो है इससे रिलेटेड क्या केस लॉस थे। एक अपन ने केस भी यहाँ पर डिस्कस किया था, इसकी हिस्ट्री को मैंने आपको बताया और साथ ही साथ जो है मैंने आपको ये भी बताया कि अभी तक इंडिया में ऐसी कौन सी जो है स्टेट जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है, और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैंने प्रोविजंस भी बताया आपको, और इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड क्या बेनिफिट रहेंगे, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, ये सब मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया आज। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।